नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में कृषि। और ये जो वीडियो है ये हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए। फर्स्ट लेवल और सेकंड ग्रेड जो मेंस का पेपर होगा, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल जो मेंस का पेपर होने वाला है उसमें भी ये काम में आएगी। राजस्थान का भूगोल, और वो राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में कृषि। तो ये अगर आप ग्राम विकास अधिकारी का परीक्षा भी अगर दे रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट काफ़ी रहने वाली है। देखिए, राजस्थान में जो कृषि है इस टॉपिक से रिलेटेड हम दो पार्ट में वीडियो को बनाएंगे। पहले पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सेकंड पार्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक अवश्य कर लें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कुछ कमेंट आए थे कि भाई आपकी वीडियो में आवाज़ कम आती है। देखिए, आज मैंने ये बोया का माइक मंगवा लिया है, तो आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुछ फ़र्क हुआ कि नहीं, पहले वाली वॉइस में और इस वाली वॉइस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे तो इसमें कोई चेंज नज़र आया नहीं, क्योंकि एक दो बार मैंने टेस्ट किया था एक दो वीडियो के अंदर, तो मुझे उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आप मुझे बताइए कि कुछ आवाज़ में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान में कृषि। तो सबसे पहले जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है राजस्थान में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा है वो अनियमित होती है। वर्षा की कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित होती है, अनियमित होती है। इसलिए जो राजस्थान की जो कंप्लीट जो फसल है या कृषि है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसीलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं। मैदानी भागों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। जो राजस्थान का जो मैदानी भाग है उन मैदानी भागों को कृषि का हृदय स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पथरीली जमीन के बजाय जो मैदानी भाग है, मरुस्थल की बजाय जो मैदानी भाग है उसमें उन अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल की अपेक्षा अधिक पैदावार होती है। इसलिए इसको कृषि का हृदय कहा जाता है। यानी कि इसमें फसल जो है वो अच्छी तरीके से उग पाती है, क्योंकि यह सर्वाधिक उपजाऊ भी है। और जब उपजाऊ है तो फसल अच्छी होनी ही है। अरावली क्षेत्र में राजस्थान में सबसे कम कृषि की जाती है। अरावली क्षेत्र जो है उसमें सबसे कम कृषि इसलिए की जाती है क्योंकि पथरीली ज़मीन है और वहाँ पर जो पानी की अगर बात करें तो सिर्फ नदियों के द्वारा ही, जो मौसमी, जो यूँ कहें कि बारिश के मौसम में जो नदियाँ आती हैं उन्हीं के द्वारा ही कृषि के लिए पानी की पूर्ति हो पाती है। उसके अलावा ना तो कुएँ खोदे जा सकते हैं, तो इस वजह से सबसे कम कृषि यहाँ पे होती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि राजस्थान में कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो कुल कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो 16 हैं। राजस्थान में कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो कुल कृषि जलवायु प्रदेश 16 हैं। यदि हम इन 16 का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक बार इनके नाम रिपीट कर देती हूँ। देखिए, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अंतःस्थलीय जलोतरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, लूणी का अंतर्वर्ती मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और आर्द्र दक्षिण मैदानी पूर्वी क्षेत्र। तो ये ऐसे करके ये टोटल 10 भागों में इसकी जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश को बांटा गया है। उसके बाद कृषि का जो महत्व क्या है, देखिए किन किन क्षेत्रों में इसका कितना कितना प्रतिशत है, किस तरीके से क्या इसका महत्व है, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले रोजगार के क्षेत्र की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में भारत जो है, भारत में अगर देखा जाए तो कृषि संबंधित कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 52% है और राजस्थान में यही 62% के आसपास है। यानी यूँ कहें कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसकी 62% जनसंख्या को जो व्यावसायिक रूप जो है वो कृषि के द्वारा मिला हुआ है, यानी कि कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय है। उसके बाद इसका योगदान जीएवी में कहें, जीएवी मतलब सकल राज्य मूल्य वर्धन, सकल राज्य मूल्य वर्धन, यानी कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसका क्या योगदान है कृषि का। तो यहाँ पर स्थिर कीमतों पर 2011-12 आधार वर्ष के आधार पर और प्रचलित कीमतों के आधार पर 2 दे रखे। प्रतिशत में यदि देखें तो कृषि का योगदान है 29.45%, यानी कि 29.45%। और यदि प्रचलित कीमतों पर देखें तो 29.77% योगदान है प्रचलित कीमतों पर। अगर इसको राशि के हिसाब से देखें
तो 1.77 लाख करोड़ रुपए जो है स्थिर कीमतों पर और 2.68 लाख करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर। यदि इस बात करें कि इसमें वृद्धि हुई है पिछले के अकॉर्डिंग, तो वो हुई है 5.26% की, और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है 9.81% की। तो ये है इसका जीएबी, यानी कि राज्य मूल संवर्धन, सकल राज्य मूल संवर्धन में इसका योगदान। इसके अलावा कृषि संबंध क्षेत्रों में देखिए, कृषि की अगर हम केवल कृषि की बात करें तो वहां पे अकेली कृषि शामिल नहीं होती है, बल्कि उस कृषि के साथ साथ फसल के साथ साथ पशुधन, मत्स्य और वानिकी को भी शामिल किया जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पे जो ये योगदान दे रखा है, ये अकेली फसलों का नहीं है, इन सब के साथ साथ मतलब इसके अंदर कृषि के जो फसल है, पशुधन है, वानिकी है और मत्स्य है, इन सब का भी योगदान है। अब वो योगदान है कितना, तो कृषि संबद्ध क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य, वानिकी को सम्मिलित यदि किया जाता है तो वर्ष 2021 में कृषि में जो योगदान है उसकी बात करें तो कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्र कहते हैं इनको। तो फसल का योगदान है 48.36%, पशुधन का योगदान है 42.62%, और वानिकी एवं लॉगिंग का जो योगदान है वो है 8.67%, और मत्स्य का योगदान है 0.34%। यानी कि इस तरीके से ये अगर इस फसल की अगर कृषि की अगर बात करें तो इसको इस तरीके से बांटा गया है। तीसरा योगदान है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का काफी योगदान है। तो उसमें किस तरीके से कि आयात भी हम कुछ चीज़ों का करते हैं और निर्यात भी कुछ चीज़ों का करते हैं। तो आयात तो हम ज़्यादातर तेलों का करते हैं और निर्यात जो खाद्यान्नों का करते हैं। तो इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जो है वो कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब राजस्थान में जो कृषि की जाती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है और उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो वो क्या है देखिए, सबसे पहले तो शब्द आपकी परीक्षा में सिर्फ ये एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछी जाएगी कि किस प्रकार की कृषि है, यानी कि किस प्रकार की खेती है। तो सबसे पहले ये 10-11 प्रकार हैं जो कि यहाँ पे पूरे डिटेल से बताए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहेंगे, देखिए जब कृषि के साथ साथ यदि पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि दोनों काम एक साथ किए जाते हैं, कृषि भी, खेती भी और खेती के साथ साथ पशुपालन भी, तो उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि निम्न में से मिश्रित कृषि है, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कृषि प्लस पशुपालन, या फिर इस तरीके से प्रश्न बना दिया जाएगा कि कृषि यानी कि खेती के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तो उसको किस प्रकार की खेती कहते हैं या किस प्रकार की कृषि कहते हैं। तो उत्तर आ जाएगा मिश्रित कृषि कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है खड़ीन। खड़ीन कृषि क्या होती है, देखिए पलाया झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई पलाया झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा खड़ीन कृषि। 4 ऑप्शन आपको कोई भी उसमें से मिल जाएंगे। और ये जो खड़ीन कृषि है ये सबसे ज़्यादा जो है वो जैसलमेर में की जाती है। इसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर पे बरानी कृषि। तो बरानी कृषि क्या होती है, देखिए वर्षा आधारित या बिना सिंचाई की जाने वाली कृषि जो है वो बरान कृषि कहलाती है। यानी कि या तो केवल वो जो केवल वर्षा पर आधारित हो, या फिर बिना सिंचाई के जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, बरान कृषि कहते हैं। और ये सर्वाधिक बाड़मेर में की जाती है। इसके अलावा मोनो कृषि, तो एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन, यानी कि एक कृषि वर्ष में केवल एक खेत में केवल एक ही फसल यदि उगाई जाती है तो उसको मोनो कृषि कहते हैं। यहाँ पे बात आई है कृषि वर्ष की। कृषि वर्ष क्या होता है, कृषि वर्ष का मतलब होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक की जो अवधि होती है, 1 जुलाई से 30 जून, ये एक पूरा साल जो है 1 जुलाई से 30 जून तक जो कंप्लीट ईयर है वो कृषि वर्ष के नाम से जाना जाएगा। और इस पूरे एक साल में किसी एक खेत में केवल एक ही फसल यदि उगाई जाती है तो उसको मोनो कृषि कहते हैं। यदि उस एक साल में एक खेत में एक के बजाय 2 फसलों का उत्पादन किया जाए,
कि भाई पहले गेहूं बो दिए और फिर जब गेहूं कटाई के बाद उसमें बाजरा बो दिया। तो इस तरीके से जब एक ही खेत में एक साल में 2 बार कृषि का उत्पादन होता है तो उसको डिओ कल्चर कहते हैं। इसके बाद एक ही खेत में 3 बार यदि फसल उगाई जाती है, 3 फसलों का उत्पादन लिया जाता है तो उसको ओलिगो कल्चर के नाम से जाना जाता है, ओलिगो। नेक्स्ट है रिले खेती। रिले कृषि, जब एक कृषि वर्ष में 4 बार फसलों का उत्पादन किया जाता है, एक कृषि वर्ष में 4 बार फसलों का उत्पादन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रिले कृषि कहते हैं। और रिले कृषि जो है कहीं कहीं पर ही की जाती है। एक वर्ष, कृषि वर्ष से मतलब बता ही दिया था मैंने, जुलाई से 30 जून। स्थानांतरित कृषि, अब नेक्स्ट शब्द आता है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। तो वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। पहले जहाँ पर वन थे अब उनको या तो काट करके या फिर उन वनों को जला करके जो जगह बनाई जाती है और उस जगह में जो कृषि की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि इसके अलग अलग नाम हैं। तो उन नामों के आधार पर देखिए, सबसे पहले तो इसको कहते हैं पर्यावरण का दुश्मन। पर्यावरण का दुश्मन क्यों कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, क्योंकि जब वनों की कटाई होती है, वनों को जलाते हैं तो उसमें पर्यावरण को नुकसान होता है, तो ये एक तरीके से पर्यावरण की दुश्मन है। दूसरा है आदिवासियों की कृषि। आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं ज्यादातर वे ही वनों को जला करके खेती करते हैं, इसलिए इसको आदिवासियों की कृषि भी कहते हैं। उसके बाद कृतन दहन कृषि, जलाने के बाद कृषि की जाती है इसलिए इसको कृतन दहन भी कहते हैं। और वालरा कृषि, राजस्थान में इसको वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। चिमाता स्थानांतरित कृषि को पहाड़ी क्षेत्र में कहा जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो वनों को जला करके खेती की जाती है उसको चिमाता कहते हैं। तो ये चीजें हैं जो स्थानांतरणीय कृषि के उपनाम हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है वालरा कृषि अपने राजस्थान के लिए, और चिमाता, चिमाता पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि को कहते हैं। साथ ही साथ इसको पर्यावरण का दुश्मन भी कहते हैं और आदिवासियों की कृषि भी कहते हैं और कृतन दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा दजिया, दजिया स्थानांतरणीय कृषि को मैदानी भाग में दजिया कहा जाता है। यदि मैदानी भाग में ये कृषि की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि सर्वाधिक भीलों द्वारा की जाती है, यानी कि भील जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा सर्वाधिक ये कृषि की जाती है, जिसका नाम है वालरा कृषि। स्थानांतरणीय कृषि सबसे ज़्यादा भारत की अगर बात करें तो भारत में, पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा स्थानांतरणीय कृषि की जाती है। और पूर्वी भारत में जो राज्य हैं वो आते हैं नागालैंड और असम। नागालैंड और असम राज्यों में स्थानांतरणीय कृषि सर्वाधिक की जाती है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि है वो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक की जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में यदि जिले की बात करें तो जिला आएगा यहाँ पे उदयपुर। ये तो हुई स्थानांतरित कृषि की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम समोच्च रेखीय कृषि। समोच्च रेखीय कृषि, तो समोच्च रेखीय कृषि क्या है, पर्वतीय ढालों पर की जाने वाली कृषि समोच्च रेखीय कृषि कहलाती है। पर्वत के जो ढाल है वहां पर मेड़ बना करके और कृषि की जाती है, तो उन ढालों पर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय कृषि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि किसे कहते हैं, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली जो कृषि है वो उसको शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है। और हमारा राजस्थान का काफ़ी बड़ा भाग है जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि क्या कहलाएगी, शुष्क कृषि कहलाएगी। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होता है, देखिए, उपनगरों से एक रात में ट्रक के माध्यम से नगरों को जल्दी खराब होने वाली उत्पादक जैसे कि फल फूल सब्जी दूध उपलब्ध करवाना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो उपनगर है वहाँ से जो भी हमारी जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि फल फूल सब्जी दूध, ये सारी चीज़ें नगरों में पहुँचाना हो तो ट्रक के माध्यम से जल्दी पहुँचाना ही क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कहलाती है। तो ये थे कृषियों के अलग अलग प्रकार, अलग अलग नाम। अब कृषि के वैज्ञानिक प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि यूं कहें कि किस प्रकार की खेती को वैज्ञानिक नाम, कौन से वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तरफ हमने कृषि के नाम लिखे हुए हैं
कि कौन सी कृषि को और दूसरी तरफ संबंधित उत्पाद, यानी कि ये जो नाम है ये किस उत्पाद के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर देखिए किसे कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। रेशम कीट के पालन करना जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। दूसरा है एपी कल्चर। एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, विटीकल्चर। वर्मीकल्चर, केंचुए द्वारा खाद जो बनाई जाती है तो और जिससे उत्पादन लिया जाता है, तो केंचुए द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको वर्मीकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसे कहते हैं, फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हार्टिकल्चर, बागवानी जो की जाती है, बागवानी कृषि जिसको कहते हैं उसको हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फ्लावर के नाम से ही पता चल रहा है कि फूलों की खेती या फूलों का उत्पादन जब किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद है पीसी कल्चर, मछली उत्पादन को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। पीसी कल्चर किसे कहते हैं, मछली उत्पादन को। उसके बाद ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर क्या होता है, जैतून की जो कृषि होती है जिसको ओलिवी कल्चर कहते हैं, ओलिवी कल्चर। उसके बाद है शिल्पी कल्चर, वनों की खेती को शिल्पी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर, सब्जी उत्पादन जो है उसको ओलेरी कल्चर कहा जाता है। कृषि, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो बात करी हमने कुछ फसलों को किस नाम से जाना जाता है, उसकी खेती को किस नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि फसलों का वर्गीकरण। तो किस किस आधार पर फसलों को बांटा जाता है, तो देखिए सामान्य बात करें तो मौसम के आधार पर भी फसलों को बांटा जाता है और उपयोग के आधार पर भी फसलों को बांटा जाता है। कैसे, मौसम के आधार पर तो अलग अलग मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के अलग अलग नाम होते हैं। इसी प्रकार से उपयोग के आधार पर यदि बात करें तो खाद्यान्न के काम में आती हैं तो उसको खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जो तेल निकालने के लिए जिन फसलों का यूज किया जाता है उनको तिलहनी फसल कहते हैं। तो इस तरीके से इनके उपयोग के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर कृषि जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले है मौसम के आधार पर 3 भागों में कृषि को बांटा गया है। 3 भागों में, कौन कौन सा, खरीफ, रबी और जायद, या यूँ कहें कि रबी, खरीफ और जायद, तीनों ही फसलें, तीनों जो है ये मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है। सबसे पहले हम बात करें खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है उसको श्यालू के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न खरीफ की फसल ना दे करके केवल श्यालू दे दे तो भी आपको ध्यान रखना है, श्यालू किसको किसको कहते हैं, खरीफ की फसल को। और रबी की फसल को कहते हैं उनालू। और तीसरी फसल जो है वो है हमारी जायद। तो मौसम के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा है, रबी, खरीफ और जायद। अब खरीफ की फसल की अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो खरीफ की फसल को कहते क्या हैं, श्यालू कहते हैं। जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक जो है वो इसका टाइम पीरियड होता है, इसका बुआई का समय होता है जून जुलाई, और उसका कटाई हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। श्यालू जो फसलें होती हैं उसके, इन फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, मतलब इस खेती में जो खरीफ की जो फसल है, फसल चक्र है खरीफ का, उसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो सबसे पहले आता है, राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा बाजरा, दूसरे नंबर पे आता है मोठ, तीसरे पे ज्वार, चौथे पे ग्वार, 5वें पे तिल और छठे पे चावल, फिर है मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, चमला, मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, उड़द, अरहर, जूट और अरंडी। देखिए बात हो रही है यहाँ पे श्यालू यानी कि खरीफ की फसल की। तो ये खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं भाई, बाजरा, मोठ, ध्यान रखना आपकी साइड में कौन सी फसल बोई जाती है उससे इसको रिलेट करके पढ़िएगा। तो हमारी साइड में तो गेहूं और बाजरा जो है मुख्य रूप से, 2 रबी और खरीफ की 2 मुख्य फसलें हैं उसमें। रबी की फसल में तो गेहूं और सरसों, और खरीफ की फसल में ज़्यादातर जो है वो बाजरा बोया जाता है। तो हम इसी तरीके से याद रखते हैं कि बाजरा कब बोया जाता है, तो खरीफ की फसल में, और गेहूं कब बोया जाता है, रबी की फसल में। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई गेहूं के साथ और कौन कौन सी चीज़ें हम बोते हैं, तो वो तो सारी हो जाएंगी रबी की फसलें। और बाजरा जब बोते हैं उस समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो वो सारी हो जाएंगी हमारी खरीफ की फसलें। तो कौन कौन सी फसलें बताइए खरीफ की, बाजरा, मोठ, ज्वार, ग्वार, ग्वार बाजरा एक साथ बोया जाता है, तिल, चावल, मूंगफली,
मूंग, कपास, गन्ना, चंवला, मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, उड़द, अरहर, जूट और अरंडी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें रबी की फसल की, तो रबी की फसल को क्या कहते हैं, दूसरा नाम है इसका उनालू। रबी की फसल को कहते हैं उनालू। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक की जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई जो है वो हो जाती है मार्च अप्रैल तक। इस समय तक लगभग रबी की फसल जो है उसकी कटाई हो चुकी है और इनको लॉन्ग डे प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चार महीने के आसपास ले लेती हैं ये फसलें पकने में। इनके अंदर कौन कौन सी रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि जो गेहूं है वो रबी की फसल है। तो गेहूं के साथ साथ हम और क्या क्या बोते हैं, तो गेहूं, सरसों, चना, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, मेथी, तारामीरा, इसबगोल, जीरा और धनिया। ये जो है ये फसलें हैं उनालू फसलें, यानी कि रबी की फसलें। उसके बाद और भी हैं लहसुन, अदरक, हल्दी, अफीम, अलसी, तंबाकू और ये जो चीज़ें हैं ये भी रबी की फसलें हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारी जायद। जायद जो फसल होती है वो मार्च अप्रैल से मई जून के बीच में बोई जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच में बोई जाती है, रबी और खरीफ के बीच में। तो जब रबी के काटने का समय होता है मार्च अप्रैल, तो उसी समय ये बो दी जाती हैं और मई जून तक ये फसलें जो है वो तैयार हो जाती है। अब इन फसलों में कौन कौन सी होती हैं, एक तो हरी सब्जियां, खरबूज और तरबूज और हरी सब्जियां। अब देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो कुल कृषि फसलों में 65% तो खरीफ की फसलों का होता है और 35% जो है रबी फसल बोई जाती है राजस्थान के अंदर। कुल कृषि फसलों में 65% तो खरीफ की फसल और 35% रबी की फसल बोई जाती है। पहला तो ये था। दूसरा है उपयोग के आधार पर, पहला था मौसम के आधार पर कृषि फसलों का वर्गीकरण, अब है उपयोग के आधार पर कृषि फसलों का वर्गीकरण। तो किस किस आधार मतलब कौन कौन से उपयोग ली जाने वाली कौन कौन सी फसलें हैं, तो सबसे पहले हम बात करें भूमि उर्वरक फसलें। भूमि उर्वरक फसलें वो होती हैं जिनको बोने के बाद भूमि की उर्वरा क्षमता में वृद्धि होती है। तो उन फसलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं दालें। तो विभिन्न प्रकार की जो दलहन है, जो दाल हैं, यदि उनको दो फसलों के बीच में बोया जाए तो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, यानी कि भूमि में उर्वरक क्षमता बढ़ती है। तो सबसे पहले इनमें बात करेंगे चना, मूंग, मोठ, उड़द। ये हैं दलहनी फसलें हैं जो कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के काम में आती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का है नकदी या व्यापारिक फसलें। कुछ फसलें ऐसी होती हैं वो जो डायरेक्ट जो है वो लाभ देती है, यानी कि सीधा मुनाफा देती हैं। नगद व्यापार जो उसका है वो नगद होता है। तो उद्योगों में आवश्यक वे फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि कपास, मूंगफली, सरसों, ग्वार, गन्ना आदि। नकदी फसलों में आती है कपास, मूंगफली, सरसों, ग्वार, गन्ना आदि। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है तिलहनी फसलें। तिलहन फसलों का मतलब है ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, उसको तिलहनी फसलें कहते हैं। जैसे तिल, मूंगफली, सरसों, तारामीरा, सूर्यमुखी, जिसको सनफ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है तिलहनी फसलें। साथ ही साथ सोयाबीन को दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसलें कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम जैतून का भी तेल होता है, रतनजोत या जैट्रोफा, अरंडी, होहोबा, जोजोबा, ये सारी जो है वो तिलहन फसलें हैं। अलसी, राई। अच्छा, ये तो 12 फसलें हो गई। अब उसके बाद अगर बात करें हम चौथे नंबर पे रेशेदार फसलें कितनी हो चुकी है हमारी। सबसे पहले तो हमारी हुई उर्वरक फसलें, दूसरी हुई नकदी फसलें, तीसरी हुई तिलहनी फसलें, चौथी हुई हमारी रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलें वो होती है जिसके अंदर रेशे का काम किया जाता है, तो वो है कपास और जूट।
5वें नंबर पे आता है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों की बात करें तो जो हम अनाज खाने के काम में लेते हैं तो वो फसलें कहलाती हैं हमारी खाद्यान्न फसलें, जिसमें आता है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, ये सब चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो बाजरा है। खाद्यान्न फसलों में हमने किन किन की बात करी भाई? सबसे ज़्यादा तो गेहूं खाया जाता है, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार और जौ, ये ज़्यादातर खाई जाने वाली फसलें हैं। तो इस खाद्यान्न फसलों की बात करें तो सबसे प्रमुख फसल है वो है बाजरा। भारत और विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो है चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल और राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो है बाजरा। प्रमुख फसलों के नाम, कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनको उनके अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि यूँ कहें कि उनके उपनाम। तो कौन सी फसलों को किस नाम से जाना जाता है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, कपास जो होती है उसको बणिया भी कहते हैं और सफ़ेद सोना भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना कपास को कहते हैं। बणिया किसे कहते हैं? तो भी कपास को कहते हैं। तो कपास या बणिया या फिर सफ़ेद सोना। उसके बाद बात करें अफीम की, जिसको काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है होहोबा जोजोबा। होहोबा जोजोबा को पीला सोना कहते हैं, गोल्ड ऑफ डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट का सोना भी इसको कहते हैं। उसके बाद है बांस। तो बांस जो है वो आदिवासियों का हरा सोना है। उसके बाद ज्वार जो है उसको कहते हैं गरीब की रोटी। ईसबगोल को कहते हैं घोड़ाजिरी। इस तरीके से अलग अलग नाम इनके हैं। ज्वार को क्या कहते हैं? गरीब की रोटी। ईसबगोल को कहते हैं घोड़ा जीरा। जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। तो ये नाम आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। मूंगफली को कहते हैं गरीब का बादाम। जो गरीब आदमी है, जो बादाम खाने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो मूंगफली खाता है और उसको मूंगफली को भी गरीब का बादाम के नाम से जाना जाता है। मोटे अनाजों में राजस्थान का जो है वो स्थान प्रथम है। समस्त तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान है राजस्थान का और सोयाबीन उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो मोटे अनाजों में तो पहला स्थान है, तिलहन में दूसरा स्थान है जिसमें से पहला स्थान गुजरात का है और सोयाबीन में भी तीसरा स्थान है और राजस्थान का, जबकि पहला स्थान भारत का तीसरा स्थान है सोयाबीन के क्षेत्र में, जिसमें पहला स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट हम बात करें प्रमुख कृषि फसलों के अनुकूलन भौतिक दशाएं। कौन कौन सी कृषि फसलों के लिए कौन कौन सी भौतिक दशाएं अनुकूल होती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कपास की। तो कपास के लिए आप सब जानते हैं कि हल्की काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो क्या सबसे पहले तो मिट्टी पूछी जा सकती है, कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोग होती है? हल्की काली मिट्टी। यदि यहाँ का इस फसल के लिए तापमान की आवश्यकता पूछे तो तापमान कितना चाहिए इसको 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और वर्षा की मात्रा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से कपास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करी हमने। नेक्स्ट बात करते हैं मक्का। मक्का के लिए आवश्यक तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा यहाँ पे 50 से 80 होती है तो भी चलेगी। मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इसके बाद बाजरे के लिए तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की मात्रा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर और बलुई मिट्टी यानी कि बलुआ मिट्टी जो है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद बात करते हैं गन्ना। तो गन्ने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो होती है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की मात्रा की बात करें तो गन्ने के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और वो होती है लगभग 125 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें तो कांपीय मिट्टी इसके अंदर जो है आवश्यक होती है गन्ने के लिए। कांपीय मिट्टी में गन्ना जो अधिक उत्पादित होता है। इसके बाद 5वें नंबर पे बात करें हम सरसों की।
तो सरसों के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास चलेगी। मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी के आसपास चलेगी। इसके बाद गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए आवश्यक तापमान है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 75 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। और मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी में गेहूं की पैदावार जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करें चावल की, तो चावल के लिए तापमान जो है वो 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा जो है वो 150 से 200 सेंटीमीटर। और मिट्टी कैसी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए। इसके अलावा मूंगफली के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा चाहिए 50 से 80 सेंटीमीटर। और दोमट मिट्टी की आवश्यकता यहाँ पे होती है। इसके बाद है कृषि विकास हेतु किए जा रहे प्रयास। कृषियों के विकास के लिए कुछ और भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ क्रांतियां हैं जो जिनके नाम आपको याद रखने की, कौन सी क्रांति किस खाद्यान्न फसल के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले है श्वेत क्रांति या फ्लड ऑपरेशन। श्वेत क्रांति या फ्लड ऑपरेशन। तो श्वेत क्रांति सफेद रंग का होता है दूध, तो ये दूध उत्पादन के लिए सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति या फ्लड ऑपरेशन जो है दुग्ध उत्पादन के लिए है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन के लिए है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति है अंडों के उत्पादन से संबंधित। उसके बाद आती है अमृत क्रांति, जल से नदी जोड़ो परियोजना से, यानी कि अमृत क्रांति का जो संबंध है वो नदी जोड़ो परियोजना से है। इसके अलावा कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण यानी कि काला, तो काली क्रांति जो पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित है। उसके बाद गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति की बात करें तो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात करें तो मसालों से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति की बात करें तो सभी खाद्यान्न से संबंधित है। और सनराइज क्रांति की बात करें तो तकनीकी उद्योग से संबंधित है, ये तकनीकी उद्योग से। और एक आती है स्वर्णिम क्रांति। तो स्वर्णिम क्रांति जो है वो बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम क्रांति बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान में कुछ क्रांतियां चली थी। जैसे पहली है हरित क्रांति, ये 1666 से 67 के मध्य चलाई गई। और हरित क्रांति नामक शब्द जो है, इस शब्द के जनक है विलियम गॉड। विलियम गॉड ने ही हरित क्रांति नामक शब्द की रचना की। वैश्विक स्तर पर जनक इसके कौन है? विश्व स्तर पर इनके हरित क्रांति के जन्म है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में इनके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत के जननायक हैं। सर्वाधिक लाभ इस हरित क्रांति से किस में हुआ है? तो गेहूं और चावल में हुआ है। सबसे ज्यादा हानि हुई है मोटे अनाजों में, जो कि है मक्का, बाजरा, रागी। तो ये सर्वाधिक हानि इस क्षेत्र में हुई है। क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है, सामाजिक असमानता बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ी है और भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी हुई है। तो ये कुछ बातें थी हरित क्रांति के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वेत क्रांति। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हुई जा रही है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। चलो श्वेत क्रांति पढ़ लेते हैं एक बार। श्वेत क्रांति का प्रारंभ जो है वो 1970 में हुआ। इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल्य बॉय डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। दुग्ध क्रांति के कारण भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। वहां पर जो क्रांति हुई थी उसकी वजह से दूध उत्पादन
जो हुआ वो विश्व में पहले स्थान पर हो गया भारत में। राजस्थान का बात करें तो देश में दूसरा स्थान है दूध उत्पादन में, क्योंकि पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है, दूसरा राजस्थान का है और तीसरा गुजरात का है। नेक्स्ट है कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संख्या 3 है। ICAR इसको बोलते हैं। शुष्क बागवानी, तबीजी एवं सरसों, कुछ महत्वपूर्ण नाम दे रखे हैं और उनसे संबंधित जो है अनुसंधान केंद्र दिए हुए हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि किस वीडियो की वॉइस में और पहले वाली वीडियो की वॉइस में कुछ डिफरेंस है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।